बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीक्वेंसेस के ऊपर। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस असल में एक फंक्शन है, अ फंक्शन whose domain is set of natural numbers। ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन के तौर पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते हैं, और इसके जो टर्म्स होती हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं। जो A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म एंड अप टू सो ऑन AN nth टर्म एंड सो ऑन। ये चलती रहती है। अगर ये फाइनाइट सीक्वेंस होगी तो इसकी जो टर्म्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, और अगर ये इन्फिनिट सीक्वेंस होगी तो इसकी जो टर्म्स होंगी वो इन्फिनिट होंगी। अब यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान से देखें कि हमने यहाँ पे कहा इसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसलिए है कि हम नेचुरल नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके एलिमेंट्स को नाम देते हैं, इसकी टर्म्स को नाम देते हैं। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने A1 फर्स्ट टर्म को A1 बोल दिया, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने A2 बोल दिया, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग A3 हमने बोल दिया, और इसी तरह 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम A4 बोल देंगे अप टू सो ऑन, और n के कॉरेस्पॉन्डिंग हम AN बोल देंगे। तो टर्म्स को डिनोट करने के लिए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते हैं, इसलिए इसके डोमेन के तौर पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है बच्चों कि हम सेट ऑफ होल नंबर्स को भी यूज़ करते हैं टर्म्स को डिनोट करने के लिए। तो उधर क्या होगा कि हम A0 से शुरू कर लेंगे। A0 ये 0th टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, और आगे जाके nth टर्म हो जाएगी अप टू सो ऑन। इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को एज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन लेते हैं जो कि सीक्वेंस कहलाती है। अब सीक्वेंस को आप इस तरह से लिस्ट करके लिख सकते हैं किसी सेट के अंदर। ये डिनोट हम इसको किस तरह करते हैं, या तो आप इसको इस सेट के अंदर A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन AN, और इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, या हम इसकी nth टर्म को लिख देते हैं, और इसका मतलब होता है कि इस nth टर्म के ज़रिए आप इस पूरी सीक्वेंस को जनरेट कर लें। जैसे यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म है AN, और यहाँ पे आप उसके लिमिट्स बता सकते हैं कि यहाँ पे जो n है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि n 1 से शुरू हो रहा है और अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, और अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि n 2 टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब होगा कि ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर टर्म्स A2 से शुरू होती हैं, A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, अगर हम खाली इस तरह से लिख देंगे AN, तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर टर्म्स हैं A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं -1 की पावर n, ये nth टर्म है। यहाँ पे AN जो है हमारे पास -1 की पावर n है। अब इस AN nth टर्म के ज़रिए हम इसकी कोई भी टर्म बना सकते हैं। अगर हमें इसकी फ़र्स्ट टर्म चाहिए तो यहाँ पे हम n को 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 1, तो A1 इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसकी फ़र्स्ट टर्म आ गई। हम इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो A2 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 2, A2 इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो इसकी सेकंड टर्म हमारे पास आ गई। इन सारी टर्म्स को अगर हम लिस्ट करें तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी ये क्या बन जाएगी, -1 1 -1 1 -1 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक इन्फिनिट सीक्वेंस है, और इसकी nth टर्म के ज़रिए हम इसकी कोई भी टर्म जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि हमें एक किसी सीक्वेंस की nth टर्म गिवन हो, जैसे -1 की पावर n प्लस 1 ओवर 2 की पावर n, और हमें यहाँ बताया गया हो कि ये जो सीक्वेंस है ये 0 टू इन्फिनिटी जाएगी। n यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी होल नंबर्स के तौर पे यहाँ पे होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और हमें कहा जाए कि इसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट करें, तो हम इसकी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी 0th टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह 0 पुट कर दें, फर्स्ट टर्म सेकंड
और A1 फाइंड आउट करने के लिए n को 1 पुट कर देंगे, 2 फाइंड आउट करने के लिए n को 2 पुट कर देंगे, बड़ी आसानी से। अगर हमें इसके लिए कोई कहता है कि A3 फाइंड आउट करें, A3 इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे चूँकि an हमारे पास क्या है, an है -1 की पावर n + 1/2 की पावर n। तो A3 हमने फाइंड आउट करना है, तो n की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे पुट n = 3। n की जगह 3 पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 = -1 की पावर 3 + 1/2 की पावर 3। तो A3 हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 4, क्योंकि इवन नंबर आ रहा है तो इसलिए -1 ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा और 2 की पावर 3 8। तो A3 हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास कोई भी सीक्वेंस उसकी nth टर्म गिवन हो, इस तरह से इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई हो, तो हम उसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। ये चीज़ आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हमें कोई भी सीक्वेंस दी जाती है nth टर्म की फॉर्म में और हमें कहा जाता है फ़र्ज़ करें A6 फाइंड आउट करें या A7 फाइंड आउट करें, कुछ भी फाइंड आउट करें या इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करें। तो अगर यहाँ पे ये 0 से शुरू हो रही है तो इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, A0, A1, A2 एंड A3। और अगर ये 1 से शुरू हो रही होगी तो इसकी जो 4 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, A1, A2, A3, A4। ये इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म्स होंगी जो हमने कैलकुलेट करनी होगी और वो हमारा आंसर होगा। इसके बाद बच्चों सीक्वेंस की लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। हम इसकी डिटेल डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम इसकी कैलकुलेशन पे जाएंगे और फिर किसी लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वैसा ही है जैसा हमारे पास फंक्शन के अंदर होता है कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x = L है, तो इसका मतलब क्या होगा कि whenever x approaches to a f of x approaches to L। ये इक्वालिटी एक सिंबल है। इसका मतलब है कि जब भी x a को अप्रोच करेगा तो जो फंक्शन है वो L को अप्रोच करेगा। हम इसका ग्राफ देखें, इस तरह से हम इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करें a है और यहाँ पे ये फंक्शन है, ये जो कर्व है f of x को डिनोट कर रही है और इसके सामने यहाँ पे L, ये L नंबर है। अब लिमिट आपको पता है उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हों। अब देखें अगर हम a के करीब आते हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड तो हमारा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, और अगर हम a के करीब आते हैं, हमारा x a के करीब आता है फ्रॉम राइट हैंड साइड, फिर भी फंक्शन की जो कर्व है वो इसी पॉइंट पे पहुंच रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट भी L के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट भी L के इक्वल है। सो लिमिट जो हमारे पास है वो f of x की x अप्रोचेस टू a f of x अप्रोच कर रहा है L को, और इसको हम सिम्बॉलिकली इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम किसी नंबर पे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस फाइंड आउट करना चाहें तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x अप्रोचेस टू सम अदर नंबर x0 और हम an की लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कुछ भी आ जाएगी। लेकिन हम सीक्वेंसेस के अंदर जो मेन कंसर्न हमारा होता है वो चूँकि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के ऊपर होता है, इसलिए हम लिमिट एट इन्फिनिटी फाइंड आउट करते हैं, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। कि इवेंचुअली हमारी जो सीक्वेंस है वो किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही है या कन्वर्ज नहीं कर रही। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे चूँकि हम n को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे x की जगह पे बच्चों हम n को यूज़ कर लेंगे। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an = सम नंबर L। अब ये हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस को लेके। हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है इस तरह से an के साथ कोई भी सीक्वेंस गिवन है, उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर ये लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक हुई, यानी वो इन्फिनिट ना हुई और अल्टरनेटिंग ना हुई, ये ना हो कि एक दफ़ा हम एक नंबर लेते हैं, एक बहुत बड़े नंबर के ऊपर लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो कोई और आंसर आता है, उससे अगले नंबर पे हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो कोई और नंबर आता है, ऐसा ना हो।
लिमिट फाइनाइट हो और यूनिक हो, ये जो नंबर हमारे पास आ रहा हो, इसके अंदर अगर ये दो चीज़ें मौजूद होंगी तो हम कहेंगे देन दिस सीक्वेंस converges to L। तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो L को कन्वर्ज करती है। और अगर ऐसा नहीं होगा, हमारी जो लिमिट है, लिमिट एट इन्फिनिटी, किसी भी nth टर्म ऑफ सीक्वेंस के ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं और वहाँ पे इन्फिनिट आ जाता है या फिर यूनिक नंबर नहीं आता, तो हम कहेंगे कि लिमिट, ये जो हमारी सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं करती, ये डाइवर्ज करती है। अब बच्चों हम लिमिट की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर। ये एक सीक्वेंस है 1/n, तो हम देखना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो इसके ऊपर आप लिमिट लगा के देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आया है वो एक फाइनाइट और यूनिक नंबर है। सो हम कहेंगे दिस सीक्वेंस whose nth term is 1/n converges to 0। कन्वर्ज भी करती है और किस नंबर को कन्वर्ज कर रही है, 0 को कन्वर्ज कर रही है। इसी तरह हम देख सकते हैं 1/n², तो इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इस पर लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n², ये अगेन आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये भी कन्वर्ज करती है और किसको कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू 0, ये भी 0 को कन्वर्ज कर रही है। और यहाँ पे जो रूल यूज़ कर रहा हूँ वो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। रूल ये है कि अगर हमारे पास लिमिट हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a/n⁻p, तो ये 0 के इक्वल होगा अगर a कोई रियल नंबर हो, ये जो ऊपर a है ये कोई रियल नंबर हो, एंड p बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हों तो ये 0 के इक्वल होगा। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ पे ये इन्फिनिटी जो मैंने लिख दिया है, मोर जनरली हम ये कह सकते हैं कि n अप्रोचेस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, दोनों के लिए ही रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस और माइनस इन्फिनिटी दोनों के लिए ही रिज़ल्ट बनेगा a/n⁻p अगर आ जाए तो ये 0 के इक्वल आएगा। और ये आपको FSC पार्ट 2 की बुक में ये मिल भी जाएगा थ्योरम। जैसे हम लेते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट 2 ओवर, और नीचे हम यहाँ पे लिख लेते हैं n⁻1/2, तो ये किसके इक्वल होगा। अब इस तरह की टर्म को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, nth टर्म है तो इसको देख के हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि पता नहीं ये किस तरह की टर्म है, ऊपर स्क्वायर रूट 2 आ रहा है और नीचे 1/2 पावर बन रही है, तो ये 0 के इक्वल होगा या किसके इक्वल होगा। तो देखें यहाँ पे ऊपर जो नंबर है हमारे पास a की जगह क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 एक रियल नंबर है। पहली बात हमारी कंप्लीट हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो नीचे n है उसकी पावर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, तो 1/2 यहाँ पे पॉजिटिव भी है और रैशनल नंबर भी है, p/q की फॉर्म में लिखा है, और नीचे जो नंबर 2 है वो 0 के इक्वल भी नहीं है और p और q दोनों इंटीजर हैं। इसका मतलब है 1/2 एक रैशनल नंबर है और चूँकि पॉजिटिव भी है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, a एक रियल नंबर भी है और p एक पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है। तो हम इस थ्योरम को यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि ये 0 के इक्वल है। इसी तरह बच्चों लिमिट n अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ आपको 3/2 n⁻22/7। तो आपसे कोई पूछे कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखें a की जगह पे क्या है, a की जगह 3/2 है, ये 2 ऊपर जा सकता है, 3/2 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ऊपर हम। तो a की जगह पे 3/2 है और 3/2 एक रियल नंबर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो नीचे वेरिएबल है
जो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है उसकी पावर में एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, और यहाँ पे 22/7 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब होगा कि इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो ये थ्योरम एफएससी का बड़ा वेल नोन थ्योरम है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। और बाकी जो जिस तरह से हम मेथड्स यूज़ करते हैं टू इवेल्यूएट लिमिट्स, इसी तरह हम यहाँ भी मेथड्स यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द लिमिट्स। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस है 3n² - 1 / 10n + 5n², और ये लिमिट यहाँ पे जो n की लिमिट्स हैं वो 2 to ∞। तो हमने ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है क्या ये कन्वर्ज करती है या नहीं करती। तो ज़ाहिर है हम इसको लिमिट्स, इस पर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। ये nth टर्म यहाँ पे गिवन है। हेयर जो nth टर्म है an वो किसके इक्वल है, 3n² - 1 / 10n + 5n²। इस पे लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n² - 1 / 10n + 5n²। अब लिमिट एट इन्फिनिटी, ये डिस्कशन एफएससी के अंदर भी मौजूद है कि अगर इस तरह से आ जाए तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है। तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, n²। तो n² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n² को जब n² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, -1 को जब n² पे डिवाइड करेंगे तो 1/n² आ जाएगा। नीचे 10n को जब n² से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 10/n और +5, ये आपके पास बच गया। अब जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हाँ ये क्या बन जाएगा बच्चों, अभी जो हमने रूल पढ़ा उसको यूज़ करें तो 3 तो कांस्टेंट है, ये तो 3 वैसे रहेगा, -1/n²। अब 1 एक रियल नंबर है, a की जगह पे 1 आ रहा है, और नीचे n की पावर 2 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसका मतलब है जब इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या -∞ अप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा, 3 - 0 ओवर, और नीचे 10/n। तो यहाँ भी हमारे पास a की जगह पे 10 है और p की जगह पे 1 है जो कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसका मतलब है ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 5। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 3/5। तो इसकी जो nth टर्म है उस पर हमने लिमिट अप्लाई की n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एक यूनिक और फाइनाइट नंबर हमें मिल गया। तो हम कहेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है, और किस नंबर को कन्वर्ज करती है, 3/5 को कन्वर्ज करती है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है e⁻²n/n। यहाँ पे अब देखें ज़रा, यहाँ पे ये जो हमारी सीक्वेंस है ये जा रही है 1 से इन्फिनिटी, और इसके जो nth टर्म होगी an वो किसके इक्वल होगा, e⁻²n/n के। तो इस पर लिमिट लगा के देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की जगह इसकी वैल्यू रखें e⁻²n/n। अगर हम ऐसे ही इस पर लिमिट लगाएंगे तो e चूँकि एक 1 से बड़ा नंबर है, उसकी पावर जब इन्फिनिटी बनेगी तो आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। तो ऊपर इन्फिनिटी बन रहा है और नीचे भी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका मतलब है ये तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो ऐसी जब फॉर्म बनती है तो उसके लिए हम क्या करते थे, आपको याद होगा, हम लॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻²n, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, e⁻²n और साथ में 2n का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। 2n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n जो है वो 2 आ जाएगा, ओवर 1 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 तो बाहर आ गया, और e⁻²n के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मज़ीद इन्फिनिटी और बड़ी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अब इसका आंसर इन्फिनिट आ रहा है। हमने कहा था कि वो कन्वर्ज करने के लिए ज़रूरी है कि उसका आंसर एक फाइनाइट और यूनिक नंबर आ रहा हो। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज करती है।
और आपको इसका मतलब तो पता होगा, कन्वर्जेंस का मतलब होता है सिमट जाना किसी एक नंबर की तरफ। सारी उसके जो टर्म्स हैं वो सिमट के अगर आ जाएँ तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करती है। और अगर उसकी जो टर्म्स हैं वो बिखर गई हैं और बहुत इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं तो इसका मतलब होगा कि वो जो सीक्वेंस हमारे पास है वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज करती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हमारे पास एक सीक्वेंस की एग्जांपल है -1 की पावर n, -1 की पावर n। अब ये -1 की पावर n जो है, यहाँ पे an हम लिख लेते हैं -1 की पावर n। अब इस पे लिमिट लगा के देख लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, तो ये किसके इक्वल आएगा। अब ये अगर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आ जाए और n को हम ले रहे हैं अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो बड़े से बड़ा जो नंबर आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा। अब इसके दो आंसर आएंगे, अगर तो ये नंबर इवन हुआ तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, और अगर ऑड हुआ तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ n इज़ इवन, अगर हम n को इवन रख लें तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा, और अगर हम n को ऑड ले लें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। इफ़ n इज़ ऑड। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारी सीक्वेंस है इसकी टर्म्स जो हैं वो -1 और 1 के दरमियान ऐसे ऑसिलेट करना शुरू हो गई हैं, ऑसिलेशन शुरू हो गई है -1 और 1 के दरमियान। तो इसका मतलब है ये तो किसी एक यूनिक नंबर को कन्वर्ज नहीं कर रही, सो इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हम एक थ्योरम देखते हैं, लेकिन थ्योरम देखने से पहले आप लोग एक चीज़ समझिए। आप लोगों ने किसी और कोर्स के अंदर भी पढ़ा होगा इम्प्लीकेशन को। अगर हम डिस्क्रीट मैथ पढ़ा है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन का। इम्प्लीकेशन का कॉन्सेप्ट सिंपली है इफ़ P देन Q, यानी अगर P इम्प्लाइज Q है तो इसका मतलब होगा इफ़ P देन Q, यानी अगर P ट्रू हुआ तो फिर Q को ट्रू होना चाहिए, तो फिर हमारी इम्प्लीकेशन ट्रू होगी। अगर P ही फॉल्स हो गया तो फिर Q चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, इम्प्लीकेशन ट्रू ही रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास फर्ज करें ये एक इम्प्लीकेशन है P इम्प्लाइज Q, तो इसका जो कन्वर्स होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ एन इम्प्लीकेशन हमारे पास होता है Q इम्प्लाइज P। हम इसको रिवर्स कर देंगे, Q इम्प्लाइज P इज़ द कन्वर्स ऑफ दिस इम्प्लीकेशन। इसके बाद जो इसका इन्वर्स होगा वो क्या होता है, इन्वर्स होता है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। इसी तरह कंट्रापॉजिटिव के अंदर क्या करते हैं हम कि इन दोनों को P और Q जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम निगेट भी करते हैं और इसको रिवर्स भी कर देते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल इम्प्लीकेशन है, ये उसका कन्वर्स हो गया या उसका इन्वर्स हो गया, और कंट्रापॉजिटिव होगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। अच्छा, अब बच्चों आप लोगों ने ये याद रखना है कि इम्प्लीकेशन और उसका जो कंट्रापॉजिटिव है ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। इनके जो आंसर्स होते हैं अगर हम ट्रुथ टेबल बना के भी देखें तो हमेशा इनके आंसर्स सेम आएंगे, बिल्कुल इक्वल आंसर आएंगे, और इनका मतलब सेम बनता है। इम्प्लीकेशन का और उसका जो कंट्रापॉजिटिव होगा उसका मतलब बिल्कुल सेम बनता है। और यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि अगर हमने इम्प्लीकेशन को प्रूव करना हो और उसके हम कंट्रापॉजिटिव को प्रूव कर दें तो इम्प्लीकेशन प्रूव हो जाएगी। इम्प्लीकेशन को अलग से प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर हमने कंट्रापॉजिटिव प्रूव करना है तो इम्प्लीकेशन को प्रूव कर दें, और ये दूसरे की जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें इम्प्लीकेशन प्रूव्ड है, तो उसका कंट्रापॉजिटिव भी हम उस थ्योरम की रूह से, उस थ्योरम की मदद से हम उसका कंट्रापॉजिटिव भी ट्रू ही मानेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इम्प्लीकेशन है इफ़ n इज़ इवन
अगर हमारे पास कोई कोई नंबर है और वो कोई नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें इफ़ n इज़ इवन देन n स्क्वायर इज़ इवन, और ये बात ठीक है। आप कोई भी इवन नंबर लें उसका स्क्वायर करके देखें तो वो इवन ही रहेगा। आप 4 ले लें, 4 का स्क्वायर करें तो आपके पास 16 आ जाएगा। 16 अगेन एक इवन नंबर है। आप 2 ले लें, आप 10 ले लें, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। 100 अगेन एक इवन नंबर है, और ये हमारे पास प्रूव्ड एक रिज़ल्ट है। अच्छा, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स इसको उल्टा दें, इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स ये होगा इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन देन n इज़ इवन। ये बात ठीक है? हो सकता है किसी जगह पे ये बात ठीक भी हो, लेकिन हम उस रिज़ल्ट को ट्रू मानेंगे जो हर जगह ठीक हो, जो हमारे हर सवाल का जवाब दे। हम उस रिज़ल्ट को, हमारी जितनी भी एग्जांपल्स सब पे फिट बैठे, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। उस रिज़ल्ट को हम सही मानेंगे। अब हम एक फ़र्ज़ करें कोई नंबर लेते हैं और वो इवन ले लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट, यानी n स्क्वायर से n कैसे बना? स्क्वायर रूट करने से। उसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं क्या वो इवन आता है। तो आप यहाँ पे 10 देख लें, 10। अब 10 जो है ये एक इवन नंबर है, 10 इज़ इवन, यानी n स्क्वायर की जगह आप 10 रख लें, n स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से अगर हम n को फाइंड आउट करें तो n क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 10 तो इवन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये बात कि अगर स्क्वायर इवन होगा तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन होगा, ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। इम्प्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, इफ़ n इज़ इवन देन n स्क्वायर इज़ आल्सो इवन। मैं ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हम कई जगह पे थ्योरम यूज़ करते हैं। थ्योरम के अंदर होता क्या है? थ्योरम के अंदर एक होता है हाइपोथेसिस और एक होता है कंक्लूजन। हाइपोथेसिस को हम P की जगह पे लेते हैं और यहाँ से हम सारी बात शुरू करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं जो रिज़ल्ट बनता है थ्योरम का। जैसे यहाँ पे इफ़ P इज़ इवन, ये जो इफ़ n इज़ इवन, ये हाइपोथेसिस है। इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया और फिर प्रूव कर दिया कि n स्क्वायर भी इवन होगा। तो n स्क्वायर इज़ इवन जो है ये कंक्लूजन है यहाँ पे, और n इज़ इवन यहाँ पे हाइपोथेसिस है। बहुत सारे थ्योरम हम देखते हैं कि उनके अंदर हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि इम्प्लीकेशन को तो हम समझ लेते हैं, उसको ट्रू मान लेते हैं, और बाज़ दफ़ा हम उसके कन्वर्स को भी ट्रू समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे थ्योरम है जिनका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इम्प्लीकेशन और कंट्रा पॉजिटिव जो है ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, इसलिए अगर इम्प्लीकेशन ट्रू होगी तो उसका जो कंट्रा पॉजिटिव है वो भी ट्रू होगा। अब ज़रा इसी एग्जांपल का ये जो मैंने आपको रिज़ल्ट लिखवाया, इफ़ n इज़ इवन देन n स्क्वायर इज़ आल्सो इवन, इसका कंट्रा पॉजिटिव बना के देखें। इसका कंट्रा पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा बच्चों? इसका कंट्रा पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पे q है, p यहाँ पे n इज़ इवन है और q यहाँ पे है n स्क्वायर इज़ इवन। तो आपने दोनों को निगेट करना है और पहले q को लिखना है, निगेशन q, फिर निगेशन p को लिखना है। तो क्या लिखेंगे? इफ़ n स्क्वायर इज़ नॉट इवन देन n इज़ नॉट इवन। और ये बात बिल्कुल ठीक है और ये इम्प्लीकेशन के साथ मैच कर रही है। आप कोई भी स्क्वायर लेके देखें, अगर वो इवन नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो भी इवन नहीं होगा, और ये हर जगह होल्ड करेगी। ये रिज़ल्ट जो है हर जगह होल्ड करेगा। आप देखें 25 एक स्क्वायर है, 25 n स्क्वायर ले लें आप, n स्क्वायर इज इक्वल 25, और ये देखें ये इवन नहीं है। इसका स्क्वायर रूट करके देखें तो n कितना आएगा आपके पास? 5 आ जाएगा, और 5 भी इवन नहीं है। तो इसका मतलब है ये रिज़ल्ट हर जगह होल्ड करेगा। आप जो भी एग्जांपल दे के देखें, आप कोई भी ऐसा नंबर लें जो इवन नंबर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट करके देखें तो वो भी आपके पास इवन नंबर नहीं आएगा। तो इम्प्लीकेशन और कंट्रा पॉजिटिव ये हमेशा सेम रिज़ल्ट देते हैं, ये इक्विवेलेंट होते हैं। इस बात को आपने बहुत अच्छी तरह से अपने ज़हन में बिठा लेना है। इस बात को लेके अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास बच्चों एक थ्योरम है, जो ये कहता है इफ़ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी mod of an इज इक्वल टू 0।
अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और उसका हम मॉड ले लें और उस पर लिमिट अप्लाई करें और उसकी जो लिमिट है वो 0 के इक्वल आ जाए, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a एन b 0 के इक्वल होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास एक थ्योरम है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सीक्वेंस है -1 की पावर n+1 ओवर n²। फ़र्ज़ करो ये हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं। यहाँ पे जो इसकी nth टर्म है वो क्या होगी, -1 की पावर n+1 ओवर n²। अब अगर हम इसकी लिमिट देखें, लेकिन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर हम ऐसे ही इसकी लिमिट ले लेंगे तो ये -1 की पावर जो -1 ऊपर है ये डिस्टर्ब करेगा हमें। -1 की पावर n+1, अब n इवन होगा तो इसका ये n+1 करने से ऑड हो जाएगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, और अगर n ऑड होगा तो 1 ऐड करने से ये इवन बन जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये डिस्टर्ब करेगा। तो हमने क्या किया, इस थ्योरम को यूज़ करते हुए, इस थ्योरम की मदद लेके हमने इसका मॉड लिया पहले। तो अगर आप an का मॉड ले लें यहाँ पे, तो मॉड लेने की वजह से जो नेगेटिव होंगे वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये -1 वाला जो चक्कर है ये ख़त्म हो जाएगा। ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, 1 ओवर n² हम इसको लिख सकते हैं। -1 ख़त्म, -1 की पावर n+1 इसको हम ख़त्म कर, ये जो मॉड है ये इसको ख़त्म कर देगा। यानी जब इवन हो या ऑड हो, अगर इसके इवन आने की वजह से 1 ऐड किया तो ऑड बन गया तो आंसर नेगेटिव आया, नेगेटिव और मॉड ने आके उस नेगेटिव को ख़त्म कर दिया। और अगर ये पहले ही ऊपर पॉजिटिव नंबर बनेगा तो मॉड में जो अगर पहले ही पॉजिटिव हो तो आंसर वही आता है। और हमारे पास यहाँ पे 2 ही केसेस थे, -1 या 1, तो उसको मॉड ने ख़त्म कर दिया। अब मॉड ऑफ an हमारे पास बन गया 1 ओवर n²। अब हम लिमिट लगाते हैं मॉड ऑफ an के ऊपर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n²। और आप वही अपना रिजल्ट यूज़ करें, a ओवर n की पावर p, वेयर a इज़ अ रियल नंबर एंड p इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, देन ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। अब देखें हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an फाइंड आउट किया, किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 ओवर n², ये भी फिर 0 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो थ्योरम है वो हम सिर्फ उसी सूरत में यूज़ कर सकते हैं जब मॉड ऑफ an की जो लिमिट लगाने से वैल्यू आए वो 0 आए। 0 के अलावा कोई और वैल्यू आएगी तो फिर इस थ्योरम को आपने यूज़ नहीं करना। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दी एक सीक्वेंस की, -1 की पावर n, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास जो nth टर्म है वो क्या है, -1 की पावर n। अब अगर हम इसका मॉड ले लें तो मॉड ऑफ an क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसकी लिमिट लेके देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an की जगह 1 लगाएं। 1 एक कांस्टेंट नंबर है तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये एक फाइनाइट और यूनिक नंबर आ गया। इसका मतलब है मॉड ऑफ an की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, दिस डज नॉट मीन डैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a एंड b 1 के इक्वल है। ये मतलब इसका बिल्कुल नहीं है। अगर मॉड ऑफ an आपने लिया और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस पर अप्लाई की, अगर 0 आ गया तो फिर आप ये कह सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an जो है वो उसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ गया तो फिर हम an की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते, फिर ये आपका थ्योरम जो है वो उस वक़्त काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसको इस रिज़ल्ट को आपने बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है और यूज़ करना है। हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस आ जाती है जिसका हमें अभी तो लग रहा है कि मुश्किल है इसको लिमिट फाइंड आउट करना या अल्टरनेट करना शुरू कर देगी, लेकिन हम उसका मॉड लेते हैं और मॉड लेने के बाद उसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं और वो 0 के इक्वल आ जाती है, तो हम फिर कह सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an भी 0 के इक्वल है। और वो जो हमारे पास सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू 0। और यहाँ पे मॉड ऑफ an तो 1 आ गया, उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन चूँकि हम नहीं कह सकते कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an भी 1 के इक्वल है, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं करेगी इस रिज़ल्ट को यूज़ करके, ये डाइवर्ज ही करेगी। ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज करेगी।
इस लेक्चर को बच्चों ध्यान से सुने। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और इससे आगे जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।